नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है जेएस स्कॉलर्स। आज जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि आज इंडिपेंडेंस डे है, तो सबसे पहले तो जेएस स्कॉलर्स अपनी तरफ से अपने सारे व्यूअर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करता है। और इसी के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे पहला लेक्चर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। और इस लेक्चर को प्रेजेंट करूँगा अगेन मैं प्रमोद बिस्ट, और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे विद इन 2 to 3 आवर्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप इस वीडियो से रिलेटेड सभी नोट्स पीपीटीज़ को वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, बहुत छोटा सा वीडियो ये होगा, बिकॉज़ ये इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स है जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है टॉपिक, और इसमें से बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाता है। तो जितना एग्ज़ाम के पर्पज़ से काम का है और जितना एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप लोगों के लिए यूज़फुल है, उतना इस वीडियो में आपके लिए कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो हमारी सबसे पहले स्लाइड आपकी जो स्क्रीन पर होगी, आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी गई है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर आप देखें व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू आर प्रायोरिटी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स ऑफ इंडिविजुअल एज सोसाइटी एज वेल एज सोसाइटी। क्या कहता है कि रिसोर्सेज, स्कार्स रिसोर्सेज, बड़े ध्यान से देखेंगे स्कार्स रिसोर्सेज का क्या मतलब है। यहाँ पर देखिएगा, स्कार्स रिसोर्सेज, ये जो वर्ड यूज़ हुआ है, इस वर्ड से अकेले, इस वर्ड से ही इकोनॉमिक्स डिफाइन होती है, ठीक है। ये वर्ड ही है जो पूरी इकोनॉमिक्स को लेकर के चलता है, और इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से ही जो है इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट का ओरिजिन हुआ है। सी, रिसोर्सेज क्या होते हैं सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद आते हैं कि व्हाट आर दी स्कार्स रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज होते क्या हैं सबसे पहले समझिए। रिसोर्स हर वो चीज़ होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते, जिसका इस्तेमाल हम प्रोडक्शन में करते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज वो चीज़ है या वो फैक्टर्स है जिनका यूज़ हम प्रोडक्शन के लिए करते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे रिसोर्सेज हैं। ये रिसोर्सेज जो है इनका यूज़ करके ही हम किसी भी गुड को प्रोड्यूस कर पाते हैं या सर्विस को प्रोड्यूस कर पाते हैं। इन रिसोर्सेज के साथ एक फ़ीचर जुड़ा हुआ है। इधर अगर आप साइड में आके देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, अगर आप साइड में आकर के देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो रिसोर्सेज हैं, अगर हम यहाँ पे आके देखें, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से एकदम, देखिए, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ओके। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आप क्या देखते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो, उनकी वांट्स जो है वो, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज का एक फीचर है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे लैंड है इंडिया, लेट सपोज इंडिया, ठीक है, लेट सपोज इंडिया, इंडिया का जोग्राफिकल एरिया, जोग्राफिकल एक्सटेंट लिमिटेड है, ठीक है। जैसे इंडिया का जोग्राफिकल एरिया या जोग्राफिकल एक्सटेंट लिमिटेड है, उसे आप बढ़ा नहीं सकते बिना किसी वॉर के, बिना किसी अदर लैंड को आप कॉन्कर किए या मर्ज किए आप इस लैंड को नहीं बढ़ा सकते। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो लैंड है वो लिमिटेड है, और इस लिमिटेड लैंड को हमें कितनी जगह यूज़ करना पड़ता है। देखिए, अगर हम नॉर्मली देखें तो इसे कितनी जगह यूज़ करते हैं हम लोग, प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर, मिल्स, रेसिडेंशियल, फॉरेस्ट्री, और कई सारी जगहों पर ये यूज़ हो जाता है, ठीक है। और भी कई सारी जगहों पर ये लैंड यूज़ होता है, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि अगर हम रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है और उसे इतनी जगह यूज़ किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें उस रिसोर्स को बहुत ही सोच समझ करके खर्च करना होगा, ठीक है। अब रिसोर्स स्कार्स क्यों बन जाता है, क्योंकि रिसोर्स जो है उसके यूज़ बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड होते हैं।
और अनलिमिटेड यूजेस होने की वजह से ही उनके लिए उनकी स्कैर्सिटी क्रिएट होती है, स्कार्सिटी क्रिएट हो जाती है। और यही रीज़न है कि हम लोग कहते हैं कि रिसोर्सेज आर स्कार्स बट देयर यूजेस आर अनलिमिटेड, ठीक है। और जहाँ पर हमें स्कार्स रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं वहीं पर हमारी एक साइंस जनरेट हो जाती है, जिस साइंस को कहते हैं साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। और इस चॉइस मेकिंग के साइंस को ही नाम दिया गया है इकोनॉमिक्स। द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं कि रिसोर्सेज को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। अब ज़मीन है, ज़मीन का सबसे पहला यूज़ क्या रहने वाला है भाई साहब? रेसिडेंशियल यूज़। उसके बाद भाई फूड चाहिए तो एग्रीकल्चरल यूज़, फिर इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो इंडस्ट्रियल यूज़, फिर हमें एनवायरनमेंट और नेचर का भी ध्यान रखना है तो ग्रीनरी रिलेटेड। तो हमें किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, किसी भी रिसोर्स को यूज़ करने के लिए प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि हम उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, या बिना प्रायोरिटाइज़ किए या बिना सोचे बिना प्लान किए हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। अदरवाइज़ उनसे जो बेस्ट आउटपुट है वो इकोनॉमी को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सो रिसोर्सेज में आता क्या क्या है? हमने देखा लैंड है, लेबर यानी हम जैसे लोग, जैसे यूथ, ठीक है, यूथ है। तो अब जो लेबर है, लेबर भी लिमिटेड है। लेबर यानी जो हमारे यहाँ का लेबर पावर है दैट इज़ लिमिटेड, ठीक है। अब उस लेबर पावर को कहाँ यूज़ करना है ये भी हमारी चॉइस है, चाहे आप आर्मी में भेज दीजिए, चाहे आप प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, कहीं भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो लेबर को किस तरीके से यूज़ करना है ये भी जो है हमें चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है, बिकॉज लेबर इज़ ऑल्सो लिमिटेड और उसके भी मल्टीपल यूजेस हैं। तो फिर से मल्टीपल यूजेस होने की वजह से स्कार्सिटी क्रिएट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से चॉइस मेकिंग का काम है कि अब हम ये लेबर है इसे कहाँ पर यूज़ करें, पैसा पड़ा है कैपिटल, इसे कहाँ पर यूज़ करें, क्योंकि पैसे के भी, मशीनरी के भी कई सारे यूजेस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं उनके कई सारे यूजेस होते हैं, और इसी वजह से हमें चॉइस मेकिंग करके उन्हें इस तरीके से यूज़ करना होता है जिससे हम उसका बेस्ट आउटपुट ले सकें, ठीक है। मल्टीपल यूजेस होने की वजह से और लिमिटेंसी होने की वजह से ही ये चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, जो कि हर इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स के नाम से जानी जाती है। हर इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम पाई जाती है। सेंट्रल प्रॉब्लम उन प्रॉब्लम्स को कहा जाता है जो हर तरीके की इकोनॉमी में पाई जाए, ठीक है। चाहे वो इंडिया की इकोनॉमी हो, चाहे वो अमेरिका की इकोनॉमी हो, ठीक है, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो, चाहे वो डेवलपिंग इकोनॉमी हो, सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपको हर जगह देखने को मिलती हैं। ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती क्या क्या है? नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी क्या उत्पादन करें। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें ये समझना होता है कि कैपिटल गुड्स बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए, ठीक है। अब हमारे पास फिर से चॉइस मेकिंग करने की ज़रूरत है। इसे हम आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से कवर करेंगे कि चॉइस मेकिंग का इशू है क्या और इसे सॉल्व कैसे किया जाता है जब हम इकोनॉमी को पढ़ेंगे। अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अभी हम सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिकलिटी को स्टडी करेंगे अपने फर्दर लेक्चर्स में। दूसरी जो चॉइस मेकिंग का इशू है दैट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस का इशू, ये हाउ टू प्रोड्यूस होता क्या है, ये कैसी समस्या है। देखो, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए दो तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इशू है, ठीक है। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए दो तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव। या तो आप मशीन की सहायता से किसी चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं या लेबर की सहायता से किसी भी चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहता है कि अब हमारी चॉइस है कि हम किस टेक्निक का यूज़ करके जो है अपने उत्पादन को बढ़ावा दें। तो ये सारी चीज़ है जो चॉइस मेकिंग से रिलेटेड है। द थर्ड वन इज whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब ये इसमें समस्या आती है किसके लिए बनाए। हमारी इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट इकोनॉमिक क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक क्लासेस एग्जिस्ट करती है, मतलब कि हमारे यहाँ अलग अलग वर्ग है। ये समस्या वहाँ ज़्यादा पाई जाती है जहाँ कई सारे आर्थिक वर्ग मौजूद हैं, जहाँ कई सारी इकोनॉमिक क्लासेस मौजूद हैं, जैसे कि बैकवर्ड यानी पुअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास। तो हम कितनी तरीके से इकोनॉमिक, हमारे बीच में एक इकोनॉमिक डिवाइड है, आर्थिक विभाजन हो रखा है समाज का, कि अलग अलग वर्ग के लोग, आर्थिक वर्ग लोग जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। इसीलिए कभी भी जो प्रोड्यूसर है वस्तुओं के उत्पादन के समय यह सोच करके उत्पादन करता है
कि मैं किस वर्ग के लिए उत्पादन करूं अपनी वस्तुओं और सेवाओं का। अब यहाँ पर भी उत्पादक को यानी प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने से पहले चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है, और ये चॉइस मेकिंग का इशू जो है यहाँ पर फिर से हम कौन सी साइंस यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर देखें रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते या रिसोर्सेज का एक सीधा साधा यूज़ होता तो फिर हमें चॉइस मेकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर तो भाई एक सिंपल सा यूज़ है, उसे वहीं पर यूटिलाइज करना है। ठीक है, बट क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उनके यूजेस भी अनलिमिटेड है तो हमें चॉइस मेकिंग करनी होगी। अब चॉइस मेकिंग हर तरीके की इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और ये सेंट्रल प्रॉब्लम बन के एग्जिस्ट करती है। इस सेंट्रल प्रॉब्लम का निपटारा हर अर्थव्यवस्था में अलग अलग मेथड के द्वारा किया जाता है। फर्दर लेक्चर्स में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। आ जाइए जी इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस पे। अगर हम इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस को देखें तो इकोनॉमिक्स की देखिए जी दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अभी व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, जो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है, ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है, तो वहाँ पर हम कौन सी साइंस को यूज़ कर रहे हैं, कौन से इकोनॉमिक्स को यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज़ कर रहे हैं जी। बिना स्मॉल यूनिट को समझे आप लार्जर स्केल पर नहीं समझ सकते, इसीलिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ आती है। जब भी हम लोगों ने 11-12 में, जिस किसी के पास भी इकोनॉमिक्स रही होगी उसने देखा होगा कि हमारे को माइक्रो और मैक्रो पढ़ाई जाती थी। ठीक है, तो जिसको माइक्रो समझ नहीं आया, जिसे ये नहीं पता कि डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, वो उसे समझने में दिक्कत आएगी कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो एक पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि विदाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स नो वन कैन अंडरस्टैंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई जैसे जो टॉपिक्स है, जो कंपोनेंट्स है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन हो या जहाँ पर भी आर्थिक समस्या का, जहाँ पर भी आर्थिक समस्या का, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का इंडिविजुअल स्केल पे स्टडी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो डिटर्मिनेंट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है प्राइस। यानी आप देखिए, डिमांड को डिसाइड करना है कैसे, प्राइस के द्वारा। डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, जब भी प्राइस कम होगा डिमांड ज़्यादा होगी, यही कहता है। तो यानी फिर से किस चीज़ का रोल है यहाँ पे, प्राइस का। विदाउट प्राइस हम डिमांड को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। सप्लाई अगेन, सप्लाई कब ज़्यादा होगी, अब ये सप्लाई है, सप्लाई कब ज़्यादा होगी, सप्लाई के बारे में बोलें तो सप्लाई कब ज़्यादा होगी, जब प्राइस ज़्यादा होगा तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी, जब प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो ये डिटर्मिनेंट है। प्राइस के बिना आप डिमांड, सप्लाई इन्हें नहीं समझ सकते, और हमेशा माइक्रो में हमें स्मॉल स्केल में ही इन चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड समझते हैं, मैं किस तरीके की डिमांड करता हूँ, ये इंडिविजुअल डिमांड है। मेरी डिमांड, अगर मैं किसी कमोडिटी को परचेज कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, तो मेरी इंडिविजुअल डिमांड है। और जब पूरा भारत किसी पर्टिकुलर चीज़ को खरीदता है तो वो उसकी एग्रीगेट डिमांड है। मैं पार्ले जी अपने डेली लाइफ में यूज़ में लाता हूँ, ये मेरी इंडिविजुअल डिमांड है। एक दिन में पूरे भारत में कितने पार्ले जी बिकते हैं, एक साल में कितने बिकते हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक का एक टॉपिक बन जाता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जैसे कि। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता के तौर पर किन्हें देखा जाता है, एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल जो है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता माने जाते हैं। दूसरी तरफ आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, नीचे आपके देखिए यहाँ पर ये एल्फ्रेड मार्शल साहब हैं, तो ये जनक माने जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये क्या करता है जी, ये डील करता है इकोनॉमी की नेशन एज अ होल से, यानी जीडीपी, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। जब पूरे देश की बात आती है तो हम समष्टि अर्थशास्त्र की मदद लेते हैं। किसकी मदद लेते हैं, किसकी मदद लेते हैं जी, समष्टि अर्थशास्त्र की मदद लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद, मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद लेते हैं। ठीक है, इसमें इनकम एक मेजर डिटर्मिनेंट होता है। किसी भी चीज़ के लिए आप इनकम के ऊपर बहुत रिलाई करते हैं। अगर आपका इनकम हाई होगा तो आपका एक्सपेंस हाई होगा, एक्सपेंस हाई होगा तो क्या होगा, एग्रीगेट लेवल पर जो है एग्रीगेट डिमांड हाई होगी। अब इनकम से ही प्रोडक्शन रिलेट करती है, प्रोडक्शन से जीडीपी रिलेट करती है, इनकम से ही
जो है नेशनल इनकम रिलेट करती है। तो हर चीज़ें आपस में एक दूसरे से टोटली लिंक है, इसे बड़े लेवल पर पढ़ा जाता है। अभी जब मैं आप लोगों को राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक पढ़ाऊँगा, जिसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सीबीएसई में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसमें मैं समझाऊंगा किस तरीके से इनकम जो है इसके साथ रिलेट करती है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक समस्या अर्थशास्त्र में हम किस पर डिपेंड करते हैं? एग्रीगेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट को हिंदी में कहा जाता है समग्र, समग्र यानी समूह। ठीक है, डिमांड अगर मेरी अकेले की है तो वो क्या है? मेरी व्यक्तिगत डिमांड, व्यक्तिगत मांग। और अगर पूरे देश की है तो वो क्या है? मेरी समग्र मांग। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी समस्या अर्थशास्त्र के जो पिता हैं वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ साहब जो थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, और उस पुस्तक में इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का जिक्र किया था। ये पुस्तक लिखी गई थी 1776 में, और इसीलिए इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एक और नाम बहुत ज़्यादा फेमस है जिसका मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा, एक नाम है जिसका नाम है केनीज। ये जो है इन्हें कहा जाता है ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा जी, ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कई बार पूछ लेगा जी माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कौन है, आप लिखे आएंगे जी कीनीज, और कई जगह ये मेंशन भी किया गया। तो कीनीज जो है वो मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता हैं। ठीक है, और जो ओरिजिनल मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जो ओरिजिनल माने जाते हैं जनक, वो हैं आपके एडम स्मिथ। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स है, इनको माइक्रो और माइक्रो में डिवाइड करने वाले कौन थे? तो इनका नाम था रेगनर फ्रिश। इन्होंने 1933 में इकोनॉमिक्स को 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको याद रखने तीनों नाम, इसमें से आपके क्वेश्चंस बनना तय होते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स से जितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन जहाँ से फॉर्म किए जा सकते हैं, वो आपके सामने है। इससे रिलेटेड पीपीटी आपको मैं जो है टेलीग्राम के ग्रुप को प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप इस लेक्चर को बार बार सुनते रहिए, इसके पीपीटी को रिवाइज कीजिए, आपको ईजीएस्ट वे में सबको समझाया गया। इससे रिलेटेड ये तो एक इंट्रोडक्शन था। अब हम टॉपिक वाइज जो है डिटेल्ड में इकोनॉमिक्स को, ये इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन था, अब हम इसके टर्म्स को समझना शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको समझाने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में कि इकोनॉमी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, उसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैसे डील की जाती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल देन स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल जेएस स्कॉलर्स। ठीक है, आप लोग हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और चाहें आप तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको स्टडी रिलेटेड हेल्प आप वहाँ से भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपके अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और उस डीएम के माध्यम से मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।